हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सही, सब सही? घर पे हो? लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू सा लग रहा है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, सब बढ़िया हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्कूल नहीं खुले तो क्या हुआ, घर पे पढ़ना है, अपनी मेहनत करनी है। अच्छा चलो, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लास्ट 4 वीडियोज़ में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने स्टार्टिंग में थोड़ी एलिमेंट्स वगैरह पढ़ लिए, फिर पीरियोडिक टेबल देखी, क्लासिफिकेशन देखा, पीरियोडिसिटी देखी, फिर लास्ट अगर आपने 3 लेक्चर, चार चौथा लेक्चर देखा है, लास्ट 4th लेक्चर देखा है, तो उसमें मैंने एटॉमिक रेडियस के ऊपर बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? एटॉमिक रेडियस के ऊपर 4 टाइप के होते थे। कौन कौन से? कोवलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और आयनिक रेडियस। ठीक है, 3 के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी, कोवलेंट, मेटेलिक और वंडर वॉल। आज चौथे की बात कर लेते हैं। पहली बात, अच्छा चौथा जो है हमारा आयनिक रेडियस, जैसा मैंने पिछली क्लास में बोला था, आयनिक रेडियस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आयनिक रेडियस को फील देने के लिए मैं आयनिक रेडियस का अच्छे से बताता हूँ। इस लेक्चर में हम आयनिक रेडियस ही करने वाले हैं पूरे में, ठीक है। अगर किसी को बोर हो रहा है, किसी ने पढ़ रखा है, तो 2x स्पीड में चला के देख सकता है। पर आयनिक रेडियस पे जाने से पहले जो 3 हमने रेडियस पढ़े हैं उनके साथ हम थोड़ा खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलेंगे? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही एक्सेप्शंस है। तो यहाँ पे मेटेलिक और कोवलेंट और वंडरवॉल रेडियस के साथ भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एलिमेंट जो इन तीनों रेडियस को फॉलो करते हैं या कुछ एक से ज़्यादा को भी फॉलो करते हैं, उनके अंदर हम नॉर्मली कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। सबसे पहले उन एक्सेप्शंस की बात ही कर लेते हैं। अच्छा पहले याद दिला दूं, तीनों बॉन्ड्स के ऊपर, तीनों रेडियस के ऊपर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता था हमारा? कब बनता था? जब 2 एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्डिंग करते थे, इसलिए कोवलेंट रेडियस निकल के आता था। फिर कौन सा आता था? वंडर वॉल रेडियस, जहां पे 2 एटम्स एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं बनाते थे, बस वो एक दूसरे के पास आते थे। इस वजह से एक वंडर वॉल फोर्स क्रिएट होती थी और उस फोर्स के साथ हम उनका रेडियस निकालते थे। तीसरा मेटलिक रेडियस। मेटलिक रेडियस कब बनता है? जब मेटल्स के एटम आपस में मिले हुए हों, उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की दूरी। ठीक है, अगर अच्छे से समझना है तो चौथा लेक्चर जाके देखो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग किससे? वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। क्या? वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशंस आती है, क्या एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारे 2 तरह की वेरिएशंस आती हैं। एक होगी अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड, और दूसरा होगा डाउन द ग्रुप। अब ये है क्या? देखो, बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में, जब हम एक ही पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते थे, एटॉमिक साइज क्या होता था, एटॉमिक रेडियस कैसा हो जाता था? छोटा या बड़ा? हाँ, छोटा, बहुत बढ़िया, छोटा होता था, यानी कि एटॉमिक रेडियस इधर कम होता है। और जब डाउन द ग्रुप जाते थे तो क्या होता था? एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता था। हाँ, क्यों बढ़ता था? क्यों बढ़ता था? क्योंकि नया शेल जुड़ जाता था उसमें। 9th क्लास में हमने यही पढ़ा है, नया शेल जुड़ जाता है, इस वजह से इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। और इधर 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 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने लगता है, इस वजह से उसका साइज छोटा होने लग जाता है, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने जो सोचा कि यार अलोंग द पीरियड जाऊंगा, एटॉमिक रेडियस मेरा क्या हो जाएगा? छोटा होता जाएगा, और डाउन द ग्रुप जाऊंगा, एटॉमिक रेडियस मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ जगह पे, कुछ केसेस में, कुछ एलिमेंट्स में, कहीं कहीं पे पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हमने देखा तो होता नहीं है। ठीक है, और जो चीज़ हमारी थ्योरी, हमारे थॉट से अलग चले जाए, उसको हम केमिस्ट्री में नाम दे देते हैं एक्सेप्शन। जो मैंने 2 लिखवाए थे, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। पहले हम पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड एक्सेप्शन कैसे आता है एटॉमिक रेडियस के अंदर। ठीक है, और इसकी कहानी शुरू हो जाती है पहले पीरियड से ही। सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या आ जाता है? हीलियम। ठीक है, पहले पीरियड में ये होता है हाइड्रोजन नंबर 1, सेकंड हीलियम। ये भी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड वाइज। तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए था? ऑर्डर कैसा होना चाहिए था? होना चाहिए था हाइड्रोजन बड़ा होना चाहिए था और फिर हीलियम होना चाहिए था एटॉमिक रेडियस वाइज, कि हाइड्रोजन सबसे इधर आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, तो इसका साइज बड़ा, और लेफ्ट से राइट जाते तो छोटा होता रहता है। यही होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है। हाँ ठीक है, पर जब हमने देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह करे, इसकी रीडिंग्स वगैरह निकाली, तो हमारे पास रियलिटी आई। बोलते हैं ना, रियलिटी हिट्स। इधर भी कर गई। इधर हमको पता लगा हीलियम का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होता है। हीलियम का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? देखो, हाइड्रोजन कौन कौन से बॉन्ड बना सकता है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा किस टाइप का बना देता है? वंडर वॉल फोर्सेस लगा देता है। ठीक है, और मेटलिक तो ये बनाएगा नहीं। मेटलिक बनाता है? नहीं बनाता। H2 बनाता है। H2 किसकी वजह से बनाता है? कोवलेंट की वजह से। HCl बनाता है किस वजह से? कोवलेंट की वजह से। वंडर वॉल फोर्सेस HCl वगैरह के अंदर लग जाती है, जिस वजह से इसका रेडियस थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मेनली हमारा 2 बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड और वंडर वॉल। पर वंडर वॉल भी H2 के लिए नहीं लगता, क्योंकि हमको तो एक का ही निकालना है, H का निकालना है रेडियस, हम HCl का थोड़ी निकालेंगे। ठीक है,
तो हाइड्रोजन हमारा मेनली H2, अगर मेरे को हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगा इसके ऊपर, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। जबकि हीलियम की बात करूं, हीलियम क्या होती है, एक नोबल गैस, पढ़ी है बचपन में, नोबल गैस होती है। नोबल गैस किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं बनाती, ना कोवलेंट बनाएगी, ना मेटेलिक, ना आयनिक, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, पर अभी के लिए छोड़ो। तो नोबल गैस कोई बॉन्ड नहीं बनाएगी जल्दी से। ये इसका अगर रेडियस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पढ़ाया था वॉन्डरवॉल फोर्सेज में मैंने कि वॉन्डरवॉल फोर्सेज का यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, किस वजह, किस चीज को निकालने के लिए, नोबल गैस का रेडियस निकालने के लिए। किस चीज का, नोबल गैस का। तो इधर लगेगी मेरी वॉन्डरवॉल रेडियस, और उधर लगी क्या मेरी, कोवलेंट रेडियस। अच्छा, ऑर्डर याद है अभी या भूल गए? वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल रेडियस से छोटा होता था या बड़ा होता था कोवलेंट रेडियस? ये होता था, कोवलेंट रेडियस बड़ा निकल के आता था, कोवलेंट रेडियस छोटा निकल के आता था वॉन्डरवॉल रेडियस से। हाँ, क्यों? वॉन्डरवॉल एक दूसरे से दूर रहते थे, बीच में फोर्स लगती थी, तब हम इसका वो करते थे, जबकि कोवलेंट तो एक दूसरे के अंदर ही घुस जाते थे, ठीक है, याद आया। इस वजह से ऑर्डर तो हमारा ये होना चाहिए था कि हाइड्रोजन से हीलियम गए, लेफ्ट साइड गए तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, पर जब हमने इनकी बॉन्डिंग वगैरह चेक करी तो मेरे को पता लगा हीलियम बनाता है वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल रेडियस, और इसी से मैं निकालूंगा, ठीक है। इसलिए इसका जो रेडियस निकल के आया वो हाइड्रोजन के कंपेयर में बड़ा निकल के आया, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में क्या क्या होते हैं, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और लास्ट क्या होता है, नियॉन, ये होते हैं। हाँ, अच्छा, इसका ऑर्डर बताना। इन जनरल ऑर्डर क्या होता था, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर होना चाहिए था मेरा कुछ ऐसा, सी के बाद इधर आ गया नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, देन नियॉन, ठीक है। पर रियलिटी देखे, रियलिटी हिट्स, रियलिटी निकल के आई। सबसे पहली बात तो तुमको साफ दिख रहा होगा यार, इधर भी हमारा नियॉन आ गया, नोबल गैस। नोबल गैस अगेन बनाएगी क्या, वॉन्डरवॉल फोर्स, वॉन्डरवॉल रेडियस से इसका हम निकालेंगे रेडियस। वॉन्डरवॉल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस निकल के आती थी, तो ये वाला इधर तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारा सबसे आगे उठ के, ठीक है। फिर आएगा मेरा लिथियम, फिर आएगा मेरा क्या क्या, बी ई बी सी, फिर तो सारे ऐसे चलते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, सब मज़े में है। नोट कर लो इसको, कर लिया, मिटा दो। थर्ड देख लेते हैं। अच्छा, थर्ड भी नहीं, थर्ड भी ऐसे ही होगा हमारा, उसमें हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन उठ के आगे आ जाएगी, बाकी सारे सेम चल रहे होंगे। अब आ जाते हैं हम सीधा फोर्थ में, ठीक है। अच्छा, फोर्थ में आने के साथ हमारे पास आ जाते हैं इधर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक में सबसे पहले तो देखो हमारा आएगा पोटेशियम, कैल्शियम, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो उतनी बात नहीं करते, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा एक्सेप्शन आएगा नहीं, उठ के एक एक्सेप्शन आ जाएगा कि नियॉन जो होगा वो आगे आ जाएगा उठ के, ठीक है। लेकिन इधर जो डी ब्लॉक है उसके अंदर मेन एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। तो मैं इधर डी ब्लॉक के लिख लेता हूँ, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फिर कोबाल्ट, निकल, निकल इधर से, कॉपर और जिंक, ठीक है। ये होते हैं एलिमेंट्स, होते हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, इन जनरल ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सबसे पहले ये टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये होना चाहिए था। पर इधर रियलिटी क्या आती है देखो, पहले 4 एलिमेंट्स तक तो एक्चुअली पहले 3 एलिमेंट्स तक तो ऑर्डर हमारा सेम निकल के आएगा, स्क्रॉन्शियम आ गया, टाइटेनियम आ गया, फिर वेनेडियम आ गया, ठीक है। इन 3 में तो ये लॉ हमारा जो बचपन से पढ़ जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा, इधर ओबे कर रहा होगा। लेकिन इसके बाद आ जाते हैं एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस आ जाएंगे, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, मैग्नीशियम, फेरिक और कोबाल्ट, ये 4 एलिमेंट्स, इनके अंदर जो एटॉमिक रेडियस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं आता है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ये आपस में ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारे निकल और कॉपर और जिंक। लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं, इधर कहानी उल्टी हो जाती है। इधर अब लेफ्ट से राइट जाने पे साइज छोटा होने की जगह बढ़ता चला जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, और क्यों इधर सबके रेडियस सिमिलर आते हैं ऑलमोस्ट, चलो एक बार देखते हैं। पहले इनकी क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो इसकी क्या होती है, 4s2 3d1 3d2 3d3, क्रोमियम है क्या इसकी फिर से एक्सेप्शन 3d5, फिर इधर 4s2
3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10। अच्छा, पिछली क्लास का भूले तो नहीं हो ना, इधर एक्सेप्शन क्यों आया था? क्योंकि इधर होता 3D4। अब ये तो फुल्ली फिल्ड था और इसको डी वाले को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था फुल्ली फिल्ड होने के लिए, हाफ फिल्ड होने के लिए। उसने एस से बोला यार तू तो हाफ फील्ड में सेटिस्फाई हो जाएगा, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन कैरी दे दे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मेरे को मिल जाएगी। इसलिए इधर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है हमको, 4s1 3d5, ठीक है। और इधर ये हो जाता है 4s2 3d10। तो ये हमारा एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। अच्छा, इधर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात नहीं कर रहे थे सर, इधर हम बात कर रहे थे रियलिटी की। रियलिटी क्यों इतनी अलग होती है? क्यों? इन तीन के अंदर तो एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा और इसके बाद एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, जबकि बाद के जो लास्ट की तीन है उसमें एटॉमिक रेडियस उल्टी कहानी चलने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? बढ़ने लग जाएगा लेफ्ट से राइट जाने पे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हुआ। देखो, एटॉमिक रेडियस किसी भी चीज़ का हम निकालते हैं तो उसका सिर्फ उसके बॉन्ड वगैरह पे फर्क नहीं पड़ता, इससे हमको फर्क ये भी पड़ता है कि उसका न्यूक्लियर चार्ज और उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किस तरीके से काम कर रही है। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी ना तो उसका साइज एक्सपेंड हो जाएगा। क्यों? दो मैग्नेट्स को एक नॉर्थ को एक साइड लेके आने की कोशिश करो, रिपल्शन बढ़ेगी, तुम उसको चिपकाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाओगे, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज में इतनी पावर आ जाए कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा अपने पास खींच दे, ठीक है। चलो इधर देख लेते हैं। देखो इधर स्क्रॉन्शियम 4s2 3d1, इधर न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम रहता है इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के मुताबिक, ठीक है। सॉरी, इधर देखो स्क्रॉन्शियम जो होता है, स्क्रॉन्शियम Sc, इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इफेक्टिवली ज्यादा होगा इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा न्यूक्लियर चार्ज के कंपेयर में, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इसके सेंटर में हो गया, न्यूक्लियर का चार्ज बहुत ज्यादा है, उसने बाहर के इन इलेक्ट्रॉन्स को, तीन इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींचना चाहा, वो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, एक दूसरे के पास आएंगे ना, रिपल्शन होगी अब, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला है 2s में वो भी नेगेटिव, जो डी में है वो भी नेगेटिव, एक दूसरे के पास आएंगे तो रिपल्शन तो होगी यार, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इधर जो रिपल्शन निकल के आती है वो न्यूक्लियर चार्ज से कम इफेक्टिव होती है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज उसको पकड़ के खींच लेता है, आजा मेरे पास, ठीक है। इधर आ जाता है, इधर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी इफेक्टिवली कम होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। सिमिलरली वेनेडियम में भी होता है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ, इधर लिख लेते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होती है, ठीक है। जब ऐसा होगा तो एटॉमिक रेडियस हमारा क्या होगा? कम होता जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली हम स्क्रॉन्शियम से जब वेनेडियम की साइड जा रहे हैं, Sc से V की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का काउंट भी बढ़ता रहेगा, पर न्यूक्लियर का चार्ज जिस रेट से बढ़ रहा है, जितना ज्यादा हो चुका है, उसके आगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उतना टिका हुआ नहीं है। इधर इलेक्ट्रॉन का काउंट कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम है, ठीक है। इस वजह से AR यानी कि हमारा एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा। जब मैं बात करता हूँ क्रोमियम से आगे कोबाल्ट तक की, इधर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इफेक्टिवली हमारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बराबर आ जाता है, ठीक है, इसके बराबर आ जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज उसको कोशिश कर रहा है छोटा करने की, उसको लगातार उसका साइज छोटा करने की, उसका रेडियस छोटा करने की, जबकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उसको फैलाना चाहता है, उसको बड़ा करना चाहता है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर होंगे, उधर से वो खींच भी रहा है और दूसरे वाला भी ताकतवर है, वो भी खींच रहा है रस्सी को, ठीक है, वो खेलते हैं ना रस्सी खींचम खाची वाली। तो इधर हमने देखा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के बराबर आ जाता है, ठीक है। इस वजह से इधर जो साइज का कंपेयर होता है, जब हम क्रोमियम से कोबाल्ट की तरफ जाते हैं तो वो इतना ज्यादा बढ़ नहीं पाता, ठीक है। जबकि मैं इधर आ जाऊँ, अब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिवली कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं, रिपल्शन ज्यादा होगा, जबकि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इस वजह से अब जो है ना, अब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ तो रहा है लेकिन इतना नहीं बढ़ रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा। अब मान लो तुमको कोई 40 न्यूटन से खींच रहा है, फिजिक्स लगा दी सर आपने इधर, अच्छा चलो छोड़ो, मान लो तुमको कोई 10 बच्चे खींच रहे हैं और तुम्हारी टीम में बस 5 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों की तरफ खींच जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से न्यूक्लियर चार्ज जो है इधर वीक पड़ जाता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कंपेयर में, इसलिए अब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी और ये साइज एक्सपेंड होता रहेगा। समझ में आ गई बात? हाँ चलो, रियलिटी समझ में आई क्यों आती है ऐसी, बता दूं हुआ। पहले हमारा एटॉमिक रेडियस कम हुआ, फिर ऑलमोस्ट बराबर आ गया, देन उसके बाद छोटा बड़ा होता चला गया। इसी तरीके से ऑल पीरियड में भी अलोंग द पीरियड होता रहेगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं सेकंड केस की, डाउन द ग्रुप।
तो बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप जाने पे हमारा एटॉमिक रेडियस कैसा होता है। हमने बचपन से पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस हमारा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि नया शेल ऐड हो जाएगा। ठीक है, इधर जो सबसे बड़े एक्सेप्शन आते हैं अगेन वो आते हैं डी ब्लॉक में, स्कॉन्शियम, येट्रियम, देन लेक्टिनॉइड, इधर टाइटेनियम, Zn और हाफनियम, VTI, TE, NB, NBTA। तो डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस हुआ इसका, फिर यूट्रियम का, देन स्ट्रोंशियम का। यही होना चाहिए था ऑर्डर, है ना, यही होना चाहिए था। इधर ये चीज ओबे कर जाती है। लेकिन जब मैं हाफनियम की बात करता हूं तो हाफनियम का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट जो होता है वो Zn के बराबर ही आता है। सॉरी, इधर Zn नहीं, इधर ZR है। ZR के बराबर ही आता है हाफनियम का एटॉमिक रेडियस। अच्छा, उसके बाद तो हमारा ऑर्डर कैरी रहता है, इधर भी TA का NB के बराबर आता है, देन V आता है। ये हुआ क्यों? लेक्टिनॉइड तक तो हमारा ऑर्डर ठीक चल रहा था, उसके बाद हाफनियम पे जब मैं जाता हूँ तो इधर एक ब्रेक आ जाता है। क्या होता है इधर? इधर इधर हमारा नंबर होता है 57, यहाँ जाता है 72, यहाँ 14 एलिमेंट्स मिसिंग है। ये कहाँ गए हैं हमारे? लेक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, लेक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। अब देखो हमारी जो थ्योरी हमको बचपन से पढ़ाई गई है, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, एक्चुअल में सही जा रही है, बिल्कुल सही है वो। ठीक है, इधर गलती ये हो जाती है, लेक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, इस वजह से थोड़ी चेंजिंग हो जाती है। अब देखो क्या हुआ, इस वाले ग्रुप को देखो। ठीक है, ये मेरा Y, फिर ZR आ गया, फिर NB आ गया, ये होता। और मैं जानता हूँ इस पीरियड में जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो मेरा एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं नीचे वाले ग्रुप की बात करता हूँ, लेक्टिनॉइड वाले ग्रुप की, तब इधर आ जाता है La, फिर वो 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, देन आता है HF, ठीक है, HF, और उसके बाद फिर TA। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब देखो लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ इधर, तो इधर भी ऑफकोर्स साइज छोटा होगा। इधर जब मैं देखता हूँ ZR के नीचे मैंने HF तो लिख दिया है, मेरे को ऐसा लगता है कि इधर नया शेल ऐड हुआ है, लेकिन नया शेल तो ऐड हुआ ही है, उसके साथ साथ जो 14 एलिमेंट आए हैं उस वजह से इसका इफेक्टिवली साइज जो होता है कम हो जाता है। इधर डुअल अटैक हो रहा है HF के ऊपर। पहला, डाउन द ग्रुप जाने के लिए जैसा हम सोचते हैं डाउन द ग्रुप आए हैं तो एक नया शेल HF में ऐड हुआ होगा, इसलिए इसका साइज ZR से बड़ा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लेक्टिनॉइड के बाद जो 14 एलिमेंट आते हैं उसके बाद HF आता है, मतलब कि इसका एक्चुअल जो पोजीशन है वो इधर नहीं होनी चाहिए थी, 14 एलिमेंट्स के बाद आती। ठीक है, लेकिन हम इधर रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो लेक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है ये अलग F ब्लॉक के अंदर आती है, F ऑर्बिटल आ जाता है इधर। ठीक है, इस वजह से जो इसका साइज होता है ना वो कंपेरेटिवली ZR के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, ठीक है, और इसी तरीके से फिर TA का भी, इसके बाद TA आ गया जो कि ऑलमोस्ट NB के बराबर आ जाता है। चलो, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब मैं इधर एक नया टॉपिक देने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना आयनिक रेडियस के ऊपर। इधर पहले बात कर लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो पहली चीज तो ये कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए नहीं है, यानी हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए नहीं है, ये होगा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स के लिए। पहली चीज ये सिर्फ उन्हीं में अप्लाई करेगा। दूसरी बात क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? अच्छा, अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम बारिश में खड़े हो, ठीक है, तुम बारिश में खड़े हो तो ऊपर से बारिश आ रही है, बारिश की बूंदें तुम पे डायरेक्टली गिरेगी, ऑफकोर्स गिरेगी, ग्रेविटी अपना काम बढ़िया से कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर तुम एक छाता लगा लो अपने सर के ऊपर, तो वो जो छाता है तुम्हारे लिए एक शील्ड का काम कर रही है, तुम तक पानी को आने नहीं दे रही है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के अंदर भी, एटम्स के अंदर भी हम एक शील्डिंग इफेक्ट देखते हैं। होता क्या है, देखो ये मान लो मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, और याद रखना ये कब के लिए है? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, यानी शेल नंबर एक से ज्यादा होंगे। मैं मान लेता हूँ कोई एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस ये रहा, और इसके अंदर 3-4 शेल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे ऐसे करके 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 यहाँ बना देते हैं। ठीक है, और इस वाले में मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, न्यूक्लियस ऐसे ऐसे करके अपनी वेव छोड़ेगा चारों तरफ, है ना, छोड़ी।
इधर एक चीज मैं देखूंगा, क्या न्यूक्लियस ने जब चारों तरफ अपनी वेव छोड़ी ऐसे करके, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में आ रहे थे, जैसे ये वाला देखो, इस वाली वेव को देखो पहले, तो ये वाली वेव सीधी सीधी निकल गई क्योंकि इसके रास्ते में कोई चीज नहीं आई, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया। ये वाली वेव जब निकली, ये वाली पहले देखो, ये वाली निकली, पहली शील्ड क्लियर करी क्योंकि इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, दूसरी क्लियर करने जा रहा था लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इसको अपने साइड अट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और तीसरी शेल तक ये पहुंच नहीं पाया, शेल तक, ठीक है। जबकि अगर मैं तीसरी इस वाले की बात करूं, इधर देखो दो इलेक्ट्रॉन्स लाइन में एक दूसरे के पीछे ही खड़े हुए हैं, ठीक है, इसने न्यूक्लियर चार्ज छोड़ा, इसने जाके इस वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक छाते का काम करा, ठीक है, इधर ये शील्ड कर गया, शील्डिंग हो गई इधर, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो गई, किसने करी, इसने करी, क्या करी, शील्डिंग करी, ठीक है, ठीक है। इस वजह से मैं देखता हूं कि कुछ एलिमेंट्स का साइज जैसा होना चाहिए था वैसा होता नहीं है। अब देखो, अज्यूम करने की कोशिश करो, एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटम में न्यूक्लियर चार्ज कुछ होगा 10 12 50, मेरे को नहीं पता कितना भी, उसके अंदर कुछ 3 या 4 शील्ड्स हैं, ठीक है। अब अगर ये न्यूट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन्स को A to Z सभी इलेक्ट्रॉन्स को बिना किसी शील्डिंग इफेक्ट के सबको अपनी तरफ खींचता, तो उसका साइज थोड़ा छोटा होता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं इधर शील्डिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तो बाहर वालों को खींच लिया, दूसरी वाली में एक दो रह गए, तीसरी वाली में सारे ही रह गए, तो इसका साइज जो है पहले के कंपेयर में थोड़ा बड़ा रहेगा ना, जहाँ पे इसने सबको खींच लिया था उसके कंपेयर में तो बड़ा रहेगा, क्योंकि अभी कुछ लूज है, वो लूज अपने आप को थोड़ा बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और इसका साइज पहले से बड़ा रहेगा, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होता है, इधर शील्डिंग समझ में आ गई, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमारा एटॉमिक साइज जो होता है वो कई बार बढ़ जाता है, ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, काफी और भी चीजें आती है, जैसे इधर आयनाइजेशन वगैरह भी बढ़ जाती है, ठीक है, ये सब आता रहेगा। शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक, बेसिक टॉपिक तुमको इंट्रोड्यूस करवाना था, जो कि मैंने करवा दिया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और होती है, इधर जैसे हम बचपन में पढ़ते थे K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ऐसे अब हमारा क्या आ चुका है, ऑर्बिटल S P D F। तो शील्डिंग इफेक्ट का, अब देखो K वाली शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको ये इजीली पकड़ लेगा, एल वाली में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको थोड़ा कंप्रेसिवली थोड़ा कम पकड़ पाएगा, क्योंकि पहले वाले में उसने थोड़ी बहुत शील्ड कर दिया, दूसरे वाले में ज्यादा शील्डिंग हो जाएगी, तीसरे वाले में और शील्डिंग हो जाएगी। इस हिसाब से जब मैं देखूंगा तो मेरे के वाले में सबसे ज्यादा शील्डिंग हो रही है, सबसे ज्यादा यही रोक रहा है के वाला, उसके बाद मेरा एल रोक रहा है, फिर मेरा एम रोक रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं ऑर्बिटल्स की बात करता हूँ तो इधर मैं बात करता हूँ शील्डिंग इफेक्ट का पेनिट्रेशन लेवल क्या होगा ऑर्बिटल्स पे, तो इसका एक ऑर्डर होता है, बस हल्का सा ऑर्डर है, S P D F, ठीक है। एस में सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगी, देन पी में, देन डी में, देन एफ में ना के बराबर होती है, ठीक है। और यही कारण है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उधर कोई शील्डिंग ही नहीं हो रही है, शील्डिंग नहीं होगी तो न्यूक्लियर चार्ज उनको अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, उसका साइज जो है वो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है, चलो मिटा दो इस चीज को। जल्दी से बात कर लेते हैं हम लोग आयनिक रेडियस के ऊपर, ठीक है, आयनिक रेडियस के ऊपर। सबसे पहली बात तो मेरे को ये बता दो, सबसे पहली बात तो ये बता दो, आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, एक नॉर्मल एटम में और एक आयन में क्या फर्क होता है, और क्या आयन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होता है, सर कैसी बातें कर रहे हो आप भी, ठीक है। तो आयन होता है हमारा जब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाए, बेसिक सा समझने के लिए, ठीक है। होता क्या है, ये मेरा एटम है, ठीक है, चलो बना के दिखाते हैं, ये मेरा एटम है, छोटा सा प्यारा सा, ये उसका पॉजिटिव और ये उसकी शील्ड्स, ठीक है। इसके अंदर मान लो, इधर फुल्ली फिल्ड है, इधर भी फुल्ली फिल्ड है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और बाहर वाले में मान लो है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 हो गए, 5 हुआ, ठीक है। ये हो गया मेरा एटम, ठीक है। एटम का जो भी साइज रहा होगा XYZ अज्यूम करके एक बार अपने दिमाग में रख लो कि हाँ भाई इतना हो गया। अब अगर इसको मेरे को आयन बनाना है तो मेरे को या तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तब ये क्या बन जाएगा, कैटायन। इलेक्ट्रॉन दे दूंगा इसको तो ये क्या बन जाएगा, अनायन, कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। चलो पहले कर लेते हैं कैटायन, कैटायन करेंगे, कैटायन बनाएंगे इसी एटम का, 2 ये रहे, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5
5 थे सर, 4 5 थे, कटायन बनाना है तो एक को निकालना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर फेंक दिया। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा, जबकि न्यूक्लियर चार्ज तो पहले के जैसा ही है। पहले अज्यूम करो, पहले जो न्यूक्लियर चार्ज था वो इतना था, इलेक्ट्रॉन जो थे वो इतने थे, एक दूसरे को कंपेयर करके इन्होंने अपना साइज बना रखा था। अब मैंने इलेक्ट्रॉन को एक को निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की टीम से एक बंदा कम हो गया, अब उसका चार्ज इतना हो गया, न्यूक्लियर चार्ज तो अब भी इतना ही है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज अब इस पर ग्रैब करेगा और इसको अपनी साइड खींच लेगा। अब इनका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, छोटा, ठीक है। अब इधर बात कर लेता हूँ अनायन की। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, एटम ही बन रखा है अभी। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने इसको, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इधर मैंने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर से वही कहानी आ गई। क्या कहानी, इधर न्यूक्लियर चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बराबर थे, कब, एटम के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन की टीम में एक बंदा ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गई, इस वजह से इसका साइज कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये बाहर की तरफ भागेंगे, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया? कैसे मूर्ख आदमी हो यार तुम लोग। चलो चलो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक गेम समझते हैं। मानो जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है एक बुल। क्या है, एक बुल, वो भी बहुत ताकतवर, 10-12 आदमी को ऐसे संभाल लेगी, ठीक है। इस बुल को संभालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको मान लेते हैं हम इंसान, उन्होंने रस्सी फेंकी, ठीक है, और इसको अपनी साइड खींचा। जबकि होता इसका उल्टा है, न्यूक्लियर अपनी वेव्स फेंकेगा और इलेक्ट्रॉन को अपने साइड बुलाएगा। इधर मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ने रस्सी फेंकी इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, ये रही ये रही ये रही ये रही, ये आ गई रस्सी, सबने रस्सी फेंक दी, फिर भी समझ नहीं रहा है, ठीक है। सबने रस्सी फेंक के उसको पकड़ रखा है, वो बुल जहाँ था वहीं रहेगा, ठीक है। अब मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन के घर से कॉल आया कि भैया घर पे आ जाओ, खाना खा लो। ये खाने का नाम सुन के भाग गया, ठीक है, भाग गया। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, कटायन, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस एटम के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग गया, टीम में से धोखा दे दिया। इस बुल के ऊपर जब सारे लोग अपना फोर्स लगा रहे थे तब ये रुका हुआ था, तब इसका साइज इतना था। एक बंदा हट गया तो बुल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कम हो जाएगा। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स वो उसको संभाल नहीं पाएंगे और इसकी तरफ अब इन लोगों को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स को इसके बदले का भी फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाएगा। अरे समझो ना यार, तुम पहले रस्सी को इधर पकड़ के खड़े हुए हो, 10 बंदे तुम्हारी टीम में हैं, ठीक है, उधर भी 10 बंदे हैं, तुम्हारी टीम से एक बंदा निकल गया तो तुमको अब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ताकि तुम रस्सी को छोड़ो ना, भागो ना उसकी साइड, इसलिए तुमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और तुम आगे की तरफ बढ़ जाओगे, इसका साइज छोटा हो जाएगा। उसी की उल्टी इधर कहानी हो गई, पहले पकड़ रखा था, एक बंदे ने देखा कि भाई इन लोगों ने भैंस पकड़ रखी है, मैं भी पकड़ूंगा, उसने भी रस्सी फेंक दी, ठीक है, इधर बन गया क्या हमारा, अनायन, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसने रस्सी फेंकी, अब सबके ऊपर सब जितना फोर्स लगा रहे थे उसमें एक बंदा और ऐड हो गया है, अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई है, अब ये फोर्स को थोड़ा कम कर सकते हैं, इसलिए ये खुल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़, समझ में आ रही है, मिटा दूँ, चलो। आपने तो सब बता ही दिया, लिखने को तो कुछ दिया नहीं, लिखने का काम मेरा नहीं है, लिखो आप लोग, हम बताएंगे स्टोरी, स्टोरी बताएंगे, समझ में आएगा, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब देख लो इनका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एटम, एटम का जो भी साइज रहेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन भाग गया तो अब साइज कैसा हो गया, छोटा, साइज छोटा हो गया तो कटायन बन गया। एक एटम आ गया तो कैसा हो गया, अनायन, ठीक है। इधर एक इलेक्ट्रॉन कम था तो साइज छोटा हो गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, इधर साइज बढ़ गया, ठीक है। अच्छा तो लिख लो चलो, एज अनायन हैव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एज अनायन हैव वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन एटम net electron repulsion is bigger, is large, ठीक है, so that size of atom increase। जबकि अगर मैं बात करूं as cation have one less electron than atom, net electron repulsion is small, so that the size will
डिक्रीज, विल रिड्यूस। ठीक है, समझ गए स्टोरी, समझ गए। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। चलो देखो, क्वेश्चन है, एक है तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम, एक है H नेगेटिव और एक है H पॉजिटिव। मेरे को बताओ किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा। ठीक है, चलो ये तो इजीली बता दोगे, एक बार ट्राई कर लो। कर लिया, चलो पॉज करके ट्राई कर लिया करो, मैं करवा दूँ। चलो देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले अनायन आएगा, फिर एटम आएगा, फिर कटायन आएगा। तो अनायन कौन सा है, ये वाला। कटायन एटम कौन सा है, ये वाला। और अनायन कटायन ये रहा। ठीक है, ठीक है, यही होगा ऑर्डर, यही होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। तुम माने तुमको आयनिक रेडियस समझ में आया, आयनिक रेडियस समझ में आया। देखो Ni है, Ni 2 नेगेटिव है, Ni कह रहा हूँ, N नेगेटिव है, N2 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें बताओ ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ AR। ठीक है, क्या होगा ऑर्डर, लिख के कमेंट करके बताना। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है मेरे ख्याल से। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर, और वंडर वॉल फोर्सेस, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। ठीक है, और इनके बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, अरेंजमेंट देखेंगे, कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि किस किस पे डिपेंडिंग है, किस किस पे डिपेंडिंग नहीं है, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।